कैसे हैं प्यारे बच्चों। एक बार सभी को यहाँ से सक्सेस वाला के प्लेटफॉर्म से मैं गौरव सर आपका बहुत 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 वेलकम कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, वेलकम हम लोग इसलिए करते हैं दूसरे का, चाहे हम बड़े हों या हम छोटे हों, तो वेलकम इसलिए करते हैं कि वेलकम से हमें एक गुड वाइब्स आती हैं, है ना, अच्छी फीलिंग आती है। पढ़ने से पहले अगर हमारा कोई वेलकम करते कि बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं और कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो मूड बन जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ मूड बनाने के लिए आज हम लोग, जैसा कि पता है पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि एनडीए फर्स्ट 2025 की बात कर रहे हैं। कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस यहाँ से आपको मिलने वाला है। पहले हम लोग शॉर्ट में कुछ चीज़ें समझेंगे कि कौन कौन सी चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर में हम लोग कितना कितना बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर बहुत डिटेल पढ़ेंगे तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों ने पढ़ रखा हो, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली। बट बात यहाँ हो रही है सिर्फ कॉम्पिटेटिव बेस्ड एग्जाम्स पे अगर हम बात करेंगे, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे सर हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर अभी हुआ है रिसेंटली, उसमें हमने देखा कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन या लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट पढ़ना हमें सारा पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है हमें ध्यान में रखनी है कि कितना पढ़ा जाए, मतलब क्या क्या कंटेंट रखा है। तो मैंने स्लाइड बहुत छोटी छोटी बनाई है और बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स में हम आपको कुछ यूनिक चीज़ें बता देंगे कि क्या कंटेंट आएगा या क्वेश्चन किस तरीके का बनाएगा, ठीक है ना। तो बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि हाउ टू टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अराइज, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल आपको चीज़ें मिलेंगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। जो पीवाईक्यू आप कराए जाएंगे नेक्स्ट सेशन से, अब वो आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे। जैसे कि बहुत बार बच्चों ने डाला है, बताया कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में ही होते हैं और हिंदी में नहीं होते हैं, बट हमारा जो लेक्चर बेटा बच्चों हम लोग होता है वो सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, क्योंकि हम दोनों को ही बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो शूट कर रहे होते हैं या वीडियो बना रहे होते हैं या आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे होते हैं। तो बहुत सारा काम हो रहा होता है उसके ऊपर से। तो सबसे पहले आज हम लोग एनडीए फर्स्ट 2025 की बात कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस से सिलेबस क्या आएगा पहले हम ये जान लें, फिर हम चैप्टर वाइज छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके चलेंगे और उसमें से एक बेसिक कंटेंट जो है वो बताएंगे कि आपको क्या क्या तैयार करना है, ठीक है ना। तो शुरू करें आज का ये लेक्चर सेशन। देख पा रहे हैं सभी लोग पीछे की तरफ से, सबसे पहले हमारे पास एनडीए फर्स्ट 2025 का जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ गिने चुने ही कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे पास में, टोटल 9 चैप्टर्स हैं जिसमें से कंटेंट लिया जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था मोस्टली डिसीज से दिए गए थे या आपके न्यूट्रिशन से जो दिया गया था टॉपिक, ज़्यादातर टॉपिक्स उसमें से लिए गए थे। ओके, तो सबसे पहले ऐसे बात कर रहा हूँ लिविंग वर्ड की। सबसे पहले है लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड क्या है आपको पता है कि सबसे पहला चैप्टर है 11th क्लास की। अगर बात करें 11th में जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेसिकली पता होगा। तो लिविंग वर्ड एक सबसे बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है ना, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन बिल्कुल भी अब नहीं आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो कम कर दिया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ चीज़ें बेसिकली वहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो लिविंग वर्ड में हम लोग लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, आज सबसे पहला चैप्टर भी यही है और इसी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ पहले सिलेबस देख लेंगे, हमें सिलेबस से क्या क्या आना है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है, जो दूसरा चैप्टर है वो हमारे पास में है सेल एंड सेल डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर यही है, सेल एंड सेल डिवीजन। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद बायोमोलिकुलर या बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट पूछा जाता है कि बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूंट क्या चीज़ है, ठीक है ना। जो घटक होते हैं उनको घटक कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट माने घटक है उनके फैक्टर्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर भी है और बायोमोलिक्यूल्स एक टॉपिक भी है, और उसमें हम न्यूट्रिशन या उनके बारे में जानेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है चीज़ों का। उसके बाद में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना। फूड और प्लांट का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फूड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, इनकी बात कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा इसके ऊपर बात होगी। दैट इज अ चैप्टर, ये चैप्टर भी है और इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी है और न रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका कौन सा है, वो है प्लांट फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये तीनों चीज़ें आती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिजियोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ फिजियोलॉजी पूछी जा रही है, प्लांट फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, जिसमें आउटर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के पढ़ेंगे, इसमें लीफ, स्टेम, रूट, ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके बारे में। और आप लोग को रिप्रोडक्शन
क्लास 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, इसके बाद में ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है। ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो रही है। यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। और एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है जो बाह्य स्रावी तंत्र कहा जाता है हिंदी में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट और सेकंड जो दिया है उसमें हार्मोनल प्रोसेस होगी, जो हार्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन, उनका प्रोसेस क्या क्या काम करते हैं बॉडी में, हमारी ग्रोथ में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, किस पार्ट से क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। उसके बाद में हेल्थ एंड डिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हेल्थ क्या होती है, बेसिक हेल्थ की बात होगी, हेल्थ के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, और उससे की इफिशियंसी से, इफिशियंसी मतलब होती है अगर किसी भी चीज़ की पर्याप्त अगर है आपके बॉडी में तो वो आपको डिसीज नहीं होगी। बट अगर वो डिफिशियंसी बन जाए, इफिशियंसी का मतलब अगर वो पर्याप्त मात्रा में है तो आपको हेल्थ मिलेगी, और अगर वो हेल्थ में डिफिशियंसी वर्ड अगर जुड़ गया तो वो आपको हेल्थ नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डिसीज, वो डिसीज। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि डिसीज कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी डिसीज होती हैं, किस डिसीज का क्या रीजन होता है, कौन से विटामिन से, कौन से मिनरल से कौन सी डिसीज कॉज होती है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, ये एक स्पेशल टाइप का एक चैप्टर है, टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक है लेकिन इसको इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंस बताएगा कि बायोलॉजी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर फ्यूचर में अगर हम बायोलॉजी को लेके अगर अगर चीज़ें करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंस, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का अपना रोल है तो ऐसे बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजी की, ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती है, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें उसमें आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड्स ऑलरेडी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका, जो कि बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है ना, जो इकोलॉजी का ही पार्ट होती है, बायोडाइवर्सिटी भी इकोलॉजी, और इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट जिसको आप कहते हैं, और इन्वायरमेंट भी इसी में आता है। तो इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एक दूसरे के लगभग लगभग सेम टाइप के वर्ड्स कह सकते हैं, या सेम टाइप के कंपोजिशन है ये, ठीक है। तो इकोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, इसमें हम इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। इस इकोसिस्टम कई टाइप का होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक जगह पे अलग अलग वेरिएशन जो हम देखते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट मतलब उन चीज़ों से मिलकर जो बनता है, जिस एटमॉस्फेयर में जिस जगह हम रह रहे हैं वो हमारा इन्वायरमेंट फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये सारे एक्चुअली क्या है, टॉपिक भी हैं हमारे और चैप्टर भी हैं। तो इन्हीं चैप्टर से और टॉपिक से हम एक एक करके छोटे छोटे वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में हम क्वेश्चंस को भी लगा के चलेंगे। क्लियर है? तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इन क्वेश्चन चैप्टर्स को आप नोट्स कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिलेबस दे रखा है एनडीए का, वो सिलेबस पे ही आपको फोकस करना है। और इसमें बहुत ईजी नहीं है, मैंने क्या कहा, ईजी नहीं है। आपको ये सारे चैप्टर डिटेल में अगर पढ़ने हैं तो आपको फिर एक एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एक एक पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी कभार हमसे गलत हो जाते हैं अक्सर, हमें लगता है कि नहीं हमसे ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं शायद। तो ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये पूरा एक शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है ना। और हम अब एक एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर ही हमारा है क्या, लिविंग। जैसा मैंने बताया कि चैप्टर सबसे पहला हमारा लिविंग बर्ड है। तो लिविंग बर्ड में ही सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछा गया कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन बाय लिविंग। एक लिविंग से क्या तात्पर्य है, हिंदी वाले भी समझ लें। पूछा जा रहा है कि एक लिविंग मतलब जीवित से क्या तात्पर्य है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कहे भाई तुम जिंदा हो गया, तो आप क्या सा आंसर देंगे। एक छोटा सा आंसर आएगा, हाँ भाई हम जिंदा हैं। तो कोई पूछेगा किस बिहाफ पे आप कह सकते हैं, किस उस पर कह सकते हैं कि आप जिंदा हैं। तो जिंदा रहने के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं जिससे हम बता पाते हैं कि हम जिंदा हैं या कोई लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में छोटा सा डिफरेंस आता है कि मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, चलेगा फिरेगा, मतलब मूवमेंट से मतलब चलेगा फिरेगा कि नहीं। तो वो क्या हो गया, हमारा एक एक्टिविटी है, एक फंक्शन है उसका, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा, इसके अलावा सांस लेगा, ब्रीथिंग करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, प्रजनन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके व्याप पे हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है। तो और क्या चीज़ हो सकती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि और क्या हो सकता है। ये तो एक जनरल टर्म्स की बात हो रही है। तो जनरल टर्म्स में तो हमने ये बता दिया कि वो जिंदा है, वो कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्टिविटी उसके साथ हो रही है, तो वो लिविंग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम बात करें तो लिविंग वो क्या करेगा,
कुछ ऐसा पता है जो आपको इसमें क्या करेगा? चलिए मैं बताता हूँ। लिविंग अगर है तो लिविंग के अंदर में दो क्रियाएं सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब दैट इज अ टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग। एक होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, और एक होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। क्या होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है? कैटाबॉलिक का मतलब है जब किसी भी ऐसी कोई फंक्शन बॉडी की जिसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वेशन होता है। किसका इन्वॉल्वेशन होता है? एंजाइम्स का। जब आपके बॉडी में एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो एंजाइम्स आपके क्या करेंगे? उस होने वाली बॉडी की जो रिएक्शंस है, जो हमारे बॉडी में कई सारी रिएक्शंस होती हैं, तो उन रिएक्शंस में जब एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिनको हम लोग बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट। ठीक है, बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। तो बायो कैटालिस्ट की अगर बात करें या एंजाइम की बात करें तो एक ही मतलब है, ये कंपोनेंट होते हैं। तो बायो कैटालिस्ट किसको बोलते हैं? एंजाइम्स को बोलते हैं। तो अगर एंजाइम्स के बेस पे कोई अगर प्रोसेस अगर कर रही है बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक। क्लियर है? इसी तरह से बात हो रही है मेटाबॉलिक की। तो मेटाबॉलिक का मतलब होता है केमिकल फॉर्मेशन। क्या होता है? केमिकल फॉर्मेशन। अगर हम केमिकल फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस। अगर हमारे बॉडी में डाइजेशन को लेके अगर बात करें हम, अगर हमारा जो डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेशन किसके होता है? केमिकल बेहाफ पे। हमारे बॉडी में HCl, बाइल जूस, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे एसिड्स फॉर्म होते हैं, या बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट बाद में जो अंदर जाके बाद ब्रेक डाउन होते हैं। जो हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो वो खाने पीने के बाद में एक डाइजेशन प्रोसेस होती है, एक पाचन क्रिया होती है। उस पाचन क्रिया के उपरांत में, ठीक है ना, उसके बाद में, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लेते हैं, बीच बीच में मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो कैटाबॉलिक का मतलब समझ में आया? कैटाबॉलिक का मतलब जहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, जिनको हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं, जिनको हिंदी में जीव उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना, या जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। और उसके बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में अगर बात करें तो केमिकल, जिनमें हम रसायन की बात करते हैं। तो ये जब दोनों क्रिया ही आप चल रही होती हैं किसी भी एक बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बात करें, ठीक है, किसी भी जीव के अंदर बात करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग में प्रोसेस नहीं होती। फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ऐसा कौन है जो कोऑर्डिनेट करता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, या दोनों के बीच में रखा जाता है, ठीक है, उसको क्लासिफाई किया गया हुआ है। तो ये जान लें आप, दैट इज अ वायरस। क्या चीज़ है? वायरस। तो वायरस हमारा कैसा है? वायरस एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में रखा गया है। इधर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन के हिसाब से जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तब पता लगेगा कि वायरस को हमें दोनों कैटेगरी में रखा गया है। जब तक वो बॉडी के बाहर रहता है तब तक कैसा रहेगा? नॉन लिविंग जैसा एक्ट करेगा। उसके अंदर इस टाइप की कोई भी प्रोसेस, कैटाबॉलिक या मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो रही होती हैं, ठीक है। और अगर जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा, मतलब होस्ट बॉडी में, कहाँ एंटर करेगा? होस्ट बॉडी में। और ये होस्ट बॉडी कुछ भी हो सकती है, प्लांट हो सकता है, ठीक है, और एनिमल, कुछ भी हो सकता है। प्लांट हो सकता है और वो एनिमल हो सकता है। तो जब प्लांट की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, तो ये जो वायरस है वो किसी भी बॉडी में होस्ट बना सकता है, अपने 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 आप को, मतलब किसी भी होस्ट बॉडी में जा सकता है, ठीक है ना। उसके लिए होस्ट बॉडी का हो गया प्लांट या कोई भी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसके लिए वो होस्ट हो जाएगा। तब वो होस्ट में जब जाता है तो वायरस एज अ एक्ट लिविंग। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक पूछा जा, मतलब टॉपिक, ये सारे टॉपिक हैं, समझ रहे हैं ध्यान से। ये जो टॉपिक है, मतलब वो फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिया था लिविंग वर्ड, उस लिविंग वर्ड से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं कि हम लिविंग को कैसे बताएंगे। तो अभी तो मैंने लिविंग बताया आपको कि कैटाबॉलिक या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बेस पे होते हैं वो, ठीक है। अब ऐसी कुछ चीज़ें और भी हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक लिविंग क्या क्या कैरेक्टर परफॉर्म करता है, एक लिविंग होने के पीछे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या लिखा है? दैट इज अ सेलुलर नेचर। हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय प्रवृत्ति। क्या लिखेंगे? कोशिकीय प्रवृत्ति। सेलुलर नेचर का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव कैसे नेचर का होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी? कोशिकीय होगी। कोई भी जीव कैसा होगा?
कोशिकीय से, कोशिकीय से मतलब क्या है, कोशिका से बना है। किससे बना है, कोशिका से मतलब सेल से फॉर्म है, ठीक है ना। एक जो सेल है वो सेल से बॉडी का मेकिंग हुआ है। तो किसी भी जीव का निर्माण, हिंदी में अगर बोले तो किसी भी जीव का निर्माण किससे हो रहा है, एक कोशिका, एक सेल से हो रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो कोशिका से निर्माण होगा तो उसकी जो प्रवृत्ति है, मतलब उसका जो ओरिजिन फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, एक सेल से हो रहा है। इसलिए उसको सेलुलर नेचर कहा जाता है। सेलुलर नेचर का मतलब होता है कोशिकीय प्रवृत्ति। और जीव का निर्माण किससे हो रहा है, एक कोशिका से हो रहा है। ये सब हम जानते हैं, कॉमन सा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अब कोशिका कितने प्रकार की हो रही है, सेल कितने प्रकार की होती है। तो सेल के वेरिएशन की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर, और या फिर होता है दूसरा मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दूसरा क्या टाइप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या होता है, यू कैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये क्या है, ये सारे टाइप हैं। अगर बात करें उनके स्ट्रक्चर और उनके हम फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से ये आपस में वेरी करती हैं। तो यूनिसेलुलर सेल्स की बात करें तो कोशिकाएं कैसे होती हैं, सिंगल सेल कही जाती हैं। कैसे बोली जाती हैं, सिंगल सेल्ड वाली, ठीक है, इनको सिंगल सेल कहते हैं। और मल्टी सेल मतलब मोर देन, नंबर्स में अगर बात करें, मिलियंस की अगर बात करें तो उसमें आते हैं। प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएट है। तो हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के ऊपर एक अलग सा एक आपको लेक्चर देंगे, ठीक है, जिसमें आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के ऊपर में समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक में क्या वेरिएशन है और यूकैरियोटिक में क्या वेरिएशन है, मतलब वेराइटी क्या क्या है, मतलब डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है ना। और प्लांट और एनिमल की बात करें तो वो भी इसी तरह से आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका सबका सेलुलर नेचर अलग अलग होता है, लेकिन एक बेसिक सा जो कॉमन सा करेक्टर है वो क्या है, कि किसी भी लिविंग के अंदर में एक सेलुलर पार्ट होगा, ठीक है ना। अगला डेफिनेट मॉर्फोलॉजी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डेफिनेट मॉर्फोलॉजी होती है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की। क्या होता है, आकार की। जो आकार की है वो आकार की किस प्रकार की, आकार मतलब समझते हैं किसी भी चीज का साइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डेफिनेट साइज की बात कर रहा है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है किससे हो रहा है, कोशिकाओं से हो रहा है, सेल से हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर सेल होगी तो ऑफकोर्स सी बात उसका शेप और साइज होगा। किसी भी, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है या हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका शेप और साइज है ना, डेफिनेट शेप और साइज है। तो यहाँ आकार की बात हो रही है तो डेफिनेट मॉर्फोलॉजी। तो इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें तो चाहे वो लार्जेस्ट सेल हो, ठीक है, बड़ी कोशिका की बात करें, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कोशिका की बात करें, सेल की बात करें अगर, तो लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, और फिर हमारी लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, है ना। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या मतलब है, लार्जेस्ट का मतलब साइज में बड़ी, ठीक है ना, और लॉन्गेस्ट माने लंबाई में बड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, तो क्वेश्चन कहाँ से निकलता है, इसी में से निकलता है। अब ये आपका टॉपिक डेफिनेट मॉर्फोलॉजी, ये आपको पढ़ना है कि डेफिनेट मॉर्फोलॉजी का मतलब उसकी आकारकी की बात कर रहा है, उसकी संरचना की बात कर रहा है, लेकिन संरचना में क्या संरचना, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जान लेते हैं एक बार। तो लार्जेस्ट सेल हमारे पास में कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। उसके बाद में स्मॉलेस्ट की अगर बात करें
जिसको बोलते हैं पीपीएलओ। कभी कभार पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फ्लोरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये इसकी फुल फॉर्म है, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। डन। ये पीपीएलओ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है माइको प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइको प्लाज्मा। ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। ये क्या चीज़ है, एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि कैसी है, स्मॉलेस्ट है। लॉन्गेस्ट की अगर बात करें, दैट इज द नर्व सेल। कौन सी सेल होती है, नर्व सेल। तो ये नर्व सेल हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट सेल में आती है। ह्यूमन नर्व्स की बात हो रही है, जो नर्व सेल होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल में आते हैं। लार्जेस्ट में ऑस्ट्रिच एग आता है। तो ऐसे करके स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाती है। तो ये क्या है, डेफिनेट मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है कि अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर क्या होगा, डेफिनेट मॉर्फोलॉजी को। डेफिनेट मॉर्फोलॉजी होगी तो दैट मीन वो लिविंग परफॉर्म करेगा। तो सेलुलर नेचर एक हो गया, एक मॉर्फोलॉजी हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है अगला, रिक्वायर्ड एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है। उसकी एक एनर्जी उसकी नीड होती है। ठीक, क्योंकि हमारी सेल परफॉर्म कैसे करेंगी, विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। ठीक, एक ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, ऊर्जा होगी। ठीक है, तो बिना ऊर्जा के, बिना ताकत के वो काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसका एक सबसे बड़ा जो करेक्टर है वो यही है कि उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसको अपना काम करने के लिए, उसकी अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपने फंक्शंस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी, या प्लांट बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म आती है, एटीपी की फॉर्म में आती है। किस में आती है, एटीपी की फॉर्म में आती है। ठीक है ना। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये एक एनर्जी की फॉर्म में है। इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कौन करता है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी में क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रियन होते हैं। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को बनाने का काम करती है एटीपी की फॉर्म में। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, किस लिए, जो सेल अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी जिसकी वजह से। ठीक है ना। तो एक लिविंग का एक और करेक्टर आएगा कि इसके बिहाफ पे हम उसको लिविंग कह सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक, इसको बोलते हैं गमन और चलन। गमन और चलन। ठीक है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक जगह रह के सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकता। एक इसमें चीज, प्लांट को छोड़ के, इसमें एक्सेप्शंस हैं, लेकिन प्लांटों में गमन तो नहीं होता लेकिन चलन होता है। गमन और चलन से मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह चलना। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, गमन। और चलने का मतलब होता है कि मूवमेंट की बात हो रही है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे मूवमेंट और लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है गमन करना। ठीक है, जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे तो वो गमन में आता है। और चलन का मतलब होता है मूवमेंट करना। तो अपनी जगह खड़े होकर मूवमेंट कर सकते हैं, ये जो है ये हमारा मूवमेंट है। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक चलने वाला जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, वो मूवमेंट, ये हमारा क्या है, लोकोमोशन है। तो मूवमेंट का मतलब हम ऐसे करके मूवमेंट कर रहे हैं, और हम
मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, ये हिलना डुलना हमारा मूवमेंट में आता है। एक जगह हमारा हार्ट, किडनी क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज अ मूवमेंट, ये क्या है, मूवमेंट है। और लोकोमोशन क्या है, जब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, दैट इज अ लोकोमोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गमन और चलन की अगर बात करें तो किसी भी जीव के अंदर का एक सबसे सामान्य सा लक्षण जो पाया जाता है वो ये है कि वो गमन और चलन करेगा। ठीक है ना। तो हम इसमें कई और चीजें आती हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके का गमन और चलन पाया जाता है, जिसके लिए एक स्केलेटन, ठीक है ना। गमन और चलन की अगर बात करें तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल। क्या बोलते हैं, कंकाल लिखते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं, स्केलेटन। ठीक है। तो इसको स्केलेटन कहते हैं। तो जो हमारा स्केलेटन है वो क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर हम काम कर पा रहे हैं, वो हमारा स्केलेटन है, कंकाल है। ऐसे पेड़ पौधों का स्केलेटन क्या होता है, उसकी ब्रांचेस, उसकी स्टेम, उसके रूट्स, वो उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा मूवमेंट में और हमारे गमन में या चलन में हमारी मदद करता है स्केलेटन। ठीक है ना। तो स्केलेटन को हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि आगे हम लोग ने एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ेंगे तो वहां पे स्केलेटन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। आगे बात करें तो कोऑर्डिनेशन की अगर बात करते हैं, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी जीव एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, क्या करता है, परफॉर्मिंग करता है। तो अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए उसको दो तरह के कोऑर्डिनेशन करने पड़ते हैं। दो तरह के कोऑर्डिनेशन कैसे है, एक कोऑर्डिनेशन होता है जो उसकी बॉडी परफॉर्म करती है, इसको बोलते हैं बॉडी कोऑर्डिनेशन या बॉडी परफॉर्मेंस। ठीक है ना। और दूसरा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एनवायरमेंट की बात कर रहा है, जो पर्यावरण है उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना। तो दो तरीके का वो कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है। एक वो अपनी सर्वाइविंग कंडीशन करने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, ठीक है ना, तब वो सर्वाइव कर पाएगा। और दूसरा उसका खुद की बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी। कैसे कोऑर्डिनेट करे, जैसे एग्जांपल है बहुत अच्छा सा हमारे पास, जैसे हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे बॉडी के हार्मोन्स को निकालने का काम करता है। और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी के कहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट के ऑर्गन हमारी बॉडी में सेटेड हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए मैसेज देते हैं कि हाँ भाई आपको परफॉर्म करना है। लीवर से जूस निकलेगा, किडनी से फंक्शन होगा, हार्ट पंप करेगा। ये सारे क्या है, एक हार्मोनल प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ, वृद्धि करना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये कौन कर रहा है, हमारे हार्मोन कर रहे हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। और ब्रेन को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, वो ऑर्गन कर रहा है। क्लियर। ऐसे ही बाहर के मौसम से, एटमॉस्फेयर से हमें आपस में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन होता है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दो प्रकार का, एक जो बाहर वाला है और एक वो जो अंदर वाला है। तो एक शरीर के अंदर का कोऑर्डिनेशन है जो एक अंग से दूसरे अंग तक कह सकते हैं, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में होता है, ठीक है ना। और एक इन्वायरमेंट के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है जो स्टिमुलेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉल स्टिमुलेशन। ठीक, अनुप्रतिक्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, प्रक्रिया एक तरीके की होती है जिसमें हम सामने वाले को क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है ना, वो होता है स्टिमुलेशन। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात का जवाब हाँ में दे रहा है, तो वो क्या एक स्टिमुलेशन है, ठीक है ना। तो वो स्टिमुलेशन जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक आपको लगेगा कि उसकी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो होगा स्टिमुलेशन। तो ऐसे हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। तो ये क्या होगा, दैट इज पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट फिर देखिए, अभी बात हो रही थी ग्रोथ की, तो ग्रोथ आ रही, तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ। अभी बताया था कि हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म से ही हमारी ग्रोथ जुड़ी हुई है। अगर हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म हो रही है तो दो ही ग्रोथ संभव है, ठीक है ना। अब एक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। एक ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ भी दो तरीके की हो रही होती है। ग्रोथ बॉडी ग्रोथ हो रही होती है एक, ठीक है ना, एक बॉडी ग्रोथ होती है। बॉडी ग्रोथ कैसी हो रही होती है, इंटरनल। कैसी हो रही होती है, एक इंटरनल, डन। और एक बॉडी ग्रोथ कैसी हो रही होती है, एक्सटर्नल। कैसी हो रही होती है, एक्सटर्नल। तो अगर बात करें तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से, अंदर के जो ऑर्गन है वो भी शेप और साइज में इंक्रीज करते हैं एक फिक्स
फॉर्म में रहते हैं, और बॉडी ग्रोथ बाहर से ऑटोमेटिक दिखाई पड़ेगी। जब इंटरनल ग्रोथ आपकी अगर हो रही होती है तो बाहर से आपकी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, आपकी हाइट, आपकी पर्सनालिटी उसमें आती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, मेटाबॉलिक बताया जिसमें केमिकल का इन्फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन की अगर बात करें तो दैट इज अ हार्मोनल प्रोसेस, जहाँ पे आपका हार्मोन प्रोसेस करेगा, ये दैट इज कॉल्ड हार्मोनल प्रोसेस है, हार्मोन्स के परफॉर्मिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्रोथ किसकी हो रही है, किसी भी जीव के अंदर का सबसे कॉमन सा जो लक्षण है, जो सामान्य सा करेक्टर है, वो क्या होगा, उसकी ग्रोथ भी होगी। बिना ग्रोथ के वो मतलब लिविंग नहीं हो सकता। अगर वो लिविंग है तो क्या होगा, उसके अंदर ग्रोथ होनी संभव है, जो भी उसकी एक लाइफ साइकिल है, क्योंकि हर एक जीव की अपनी एक लाइफ साइकिल मतलब एक जीवन चक्र होता है, जिसमें वो अलग अलग स्टेज में परफॉर्मिंग करता है, ठीक है ना। किसी की लाइफ 1 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 20 दिन की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, ठीक है ना। तो वो परफॉर्म करेगा किसके अकॉर्डिंग, वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग या मेटाबॉलिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग। डन। अब बात हो रहा है इरेक्शन, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या होता है, उत्सर्जन। किस चीज का उत्सर्जन, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, एक एक्सक्रीशन सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहा होता है, ठीक है। उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। जो भी पसीना हमारे शरीर से निकल रहा है, हमारे बॉडी से यूरिया निकल रहा है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, और भी बहुत सारा जो फीसेस जिसको बोलते हैं या इसको हम मल बोलते हैं, ये जब बॉडी से बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो क्योंकि जब हम खाएंगे तो उसको पचाएंगे, और पचाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी में रुका रहा तो हमारी बॉडी के लिए वो खतरनाक होता है, हमारी बॉडी इन द सेंस किसी भी जीव के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना। तो उत्सर्जन की अगर बात करें तो उत्सर्जन भी परफॉर्म करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, उत्सर्जन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। क्या होता है, प्रजनन, ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इंग्लिश में पहले समझ लीजिए, एक होता है सेक्सुअल, कैसा होता है, सेक्सुअल, और एक कैसा होता है, असेक्सुअल। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक होता है लैंगिक, कैसा होता है, लैंगिक, और एक कैसा होता है, अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो माता पिता हैं मतलब पेरेंट, बोथ आर इन्वॉल्व। इसमें पेरेंट जो होते हैं वो बोथ आर इन्वॉल्व, और इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट्स का मतलब समझ आ रहा है, माता या पिता में से कोई एक। पेरेंट की अगर बात करें, या मेल, मदर, यहाँ पे मदर लिख लीजिए, और यहाँ पे फादर। मदर और फादर मतलब में से कोई एक क्या करेगा, अपने ही जैसी संतान को उत्पत्ति करने का काम करता है, अपने ही जैसी संतान को पैदा करने का काम करेगा, और इसमें दोनों का इन्वॉल्वेशन चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो मदर और फादर की बात करें, या हम मेल और फीमेल की बात करें, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल की बात करें, तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें सिर्फ कोई एक इन्वॉल्व होगा। इसके कई टाइप होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, किसी भी लिविंग को लिविंग कहने के लिए हम इतने सारे पॉइंट दे सकते हैं। क्या चीज़ें क्लियर हैं। एडेप्टेशन की बात करें अगर, एडेप्टेशन का मतलब हिंदी में होता है अनुकूलन। क्या होता है, अनुकूलन। एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन। अनुकूलन से मतलब क्या है, जब कोई जीव किसी जगह रहेगा तो उसका रहने की जो जगह है उसको बोलते हैं हिंदी में वास, ठीक है ना, प्लेस। और हैबिट माने स्वभाव। तो दो चीजें बनती है, हैबिट और हैबिटेट, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। उसकी हैबिट क्या है, वो हैबिट देखी जाएगी, और हैबिटाट बोलते हैं, ठीक है, हैबिटाट बोलते हैं। तो हैबिट या हैबिटेट जो हैबिटाट है उसका, वो कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेगा, उसकी जो हैबिट है, ठीक है, और उसका हैबिटाट जो है वो एक जो रहने की जगह है, और एक वो जो उसका स्वभाव, उसका जो नेचर है, उसके साथ वो एडजस्टमेंट करेगा, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। कि सर्दी में वो कैसे रहेगा और गर्मी में कैसे रहेगा या बरसात में कैसे रहेगा, जैसे वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। तो सर्वाइविंग के लिए या लिविंग रहने के लिए एडेप्टेशन होना जरूरी है,
ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, एजिंग एंड डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी जीव के साथ एक सबसे बड़ी घटना क्या होती है, अगर वो लिविंग है तो क्या घटना होगी, उसकी एजिंग, उसकी क्या होगी एक आयु होती है या उम्र बोलते हैं, तो क्या होगा जन्म, और जन्म के बाद क्या होता है उसका मरण, या हम क्या बोलते हैं मरना, ठीक है ना, बिल्कुल शुद्ध शब्द मरण या मरना। तो जन्म और मरण की अगर बात करें तो ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो आयु है उसकी एक लाइफ साइकिल है, जैसे अभी बताया था कि एक जब वो पैदा होगा तो वो मरेगा भी, कंफर्म है ये, ठीक। तो एजिंग और डेथ की बात हो रही है, तो उसकी उम्र के बाद में जब उसकी उम्र कंप्लीट होती है, उसके सारे फंक्शन बॉडी के करते 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 करके हर एक स्टेज के बाद में सॉरी, उसकी एक एज के बाद में क्या होगा, वो अपनी बॉडी लाइफ साइकिल को पूरा करेगा, ठीक है। तो आयु के साथ या उम्र के साथ बड़ा होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद में इस वाले लाइफ को परफॉर्म कर रहा होगा जन्म से लेकर मरण के बीच में, जिसको एजिंग और डेथ कहते हैं, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, यहीं तक हम आज की क्लास को रखेंगे, स्टॉप करेंगे इसको, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अगर हमने देख लिया क्या कि चैप्टर फर्स्ट से हमने टॉपिक लिया था, चैप्टर फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर का नाम था लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड में हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया, उसमें कुछ 10 पॉइंट्स हमने बताया कि किस बिहाफ पे हम किसी को लिविंग कह सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको बताएंगे कि अब क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे साथ में पीवाईक्यूज के, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, थैंक यू।